Hello. Good morning, everyone. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर. बच्चों, if you all can see me and Good hear me, morning, आप sir. आवाज आ रही बच्चों आपको मेरी? यस सर. Yes, sir, आ रही है. नमस्ते सर. Sir, excuse me, sir. Sir, chapter कब complete होगा? सर नमस्ते. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग एवरीवन. Good morning. बैठ जाइए बच्चों, जल्दी से शुरू करते हैं डिस्कशन. Chapter complete हो जाएगा आज. आवाज आ रही है बच्चों? तो एक बार कंफर्म कर देना. हेलो सर. Sir, आज chapter complete हो जाएगा ये वाला. ओके. सर आ रही है आवाज. चलिए, तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे रेडिएशन के बारे में. रेडिएशन शुरू कर दिया था. रेडिएशन की कुछ प्रॉपर्टीज सीखी थी, कुछ डेफिनेशंस करे थे. आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में डेफिनेशंस खत्म करी थी, वहीं से शुरू करते हैं. ठीक है, चलिए. तो बच्चों मैं आप लोगों से पूछ गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग पूछते चलूंगा बच्चों आप लोगों से, आप लोग आंसर करते रहना. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने 3 डेफिनेशन डिफाइन करी थी. सबसे पहले एब्जॉर्प्टिव पावर डिफाइन करा था. बताइए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही. मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? हेलो हेलो. आ रही है सर. ओके ओके. तो जहां पे अब कैसे बताऊं, ऑडियो ऑल वेल. तो सब ठीक आ रहा है. गुड. तो एब्जॉर्प्टिव पावर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी सबसे पहले, फिर रिफ्लेक्टिव पावर बताया था. ठीक है, और फिर ट्रांसमिसिव पावर बताया था. ट्रांसमिटिव बोल दीजिए, ट्रांसमिटिव पावर. उसके बाद मैंने आपको बताया था एमिसिव पावर. फिर मैंने आपको बताया था एमिसिविटी. फिर मैंने बताया था आपको एब्जॉर्प्टिविटी. ठीक है, इतनी डेफिनेशंस बच्चों कल पढ़ी थी. तो इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि इनका इंपॉर्टेंस है. आज हम लोग जो पहला लॉ पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ, उनमें ये सारे डेफिनेशंस यूज होंगे. तो चलिए जल्दी से मुझे बताइए बच्चों, एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है? व्हाट इज एब्जॉर्प्टिव पावर? डेफिनेशन या फॉर्मूला जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो, क्या होगा एब्जॉर्प्टिव पावर? Q absorbed upon Q incident. वेरी गुड. क्यू एब्जॉर्ब्ड अपॉन क्यू इंसिडेंट. इंसिडेंट एनर्जी का कितना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब हो गया, वो एब्जॉर्प्टिव पावर कहलाएगा. रिफ्लेक्टिव पावर इसी तरह से बच्चों, क्यू रिफ्लेक्टिव डिवाइडेड बाय क्यू इंसिडेंट. और ट्रांसमिटिव पावर हो जाएगा क्यू ट्रांसमिटेड डिवाइड बाय क्यू इंसिडेंट, है ना? तो ये 3. अच्छा, मैं इसमें बच्चों आपको यूनिट पूछ लूं तो आप क्या यूनिट बताएंगे इसकी? यूनिटलेस. रेशियो है इसलिए यूनिटलेस रहेगा. उसके बाद एमिसिव पावर मैंने बताई थी बच्चों. तो एमिसिव पावर क्या होती है? व्हाट इज एमिसिव पावर? Q radiated per unit area per second. बिल्कुल, अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड, ये कहलाता है एमिसिव पावर. और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? एमिसिव पावर Joule per meter per second square. जूल पर मीटर पर, हाँ बिल्कुल, वॉट पर मीटर स्क्वायर बोल दीजिए, जूल पर मीटर पर. अच्छा, एमिसिविटी क्या होती है? व्हाट इज एमिसिविटी? So emissive power of normal body upon emissive power of black body. Absolutely. Emissive power of any general object
टू एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ये कहलाता है बच्चों एमिसिविटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई। बच्चों ई हमेशा 1 से बड़ा या 1 के बराबर होगा ना, ठीक है ना, सही है। ई हमेशा, अच्छा ओके ओके ओके, तो ये हमेशा ई 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा। 1 के बराबर किसके लिए होगा, इक्वल टू 1 ब्लैक बॉडी के लिए। चलिए एब्जॉर्प्टिविटी डिफाइन किया था, तो एब्जॉर्प्टिविटी कैसे डिफाइन किया था हम लोगों ने, absorptive power of general body by absorptive power of black body। बिल्कुल, एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ये कहलाता है एब्जॉर्प्टिविटी। फिर बच्चों एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी कितना होता है, एब्जॉर्प्टिव पावर ब्लैक बॉडी के लिए 1 होता है, क्योंकि जितना इंसिडेंट होगा सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो ये फ्रैक्शन की वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहां से हम लोगों ने ये डिराइव कर लिया था कि जो एब्जॉर्प्टिव पावर है किसी ऑब्जेक्ट का, उसकी एब्जॉर्प्टिविटी के बराबर होगी। ब्लैक बॉडी के लिए भी एब्जॉर्प्टिव पावर ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्प्टिविटी के बराबर होगी, ठीक है। तो इतनी सारी डेफिनेशंस हम लोगों ने बच्चों कल की क्लास में पढ़ लिए थे। अब मैं आपको किरचॉफ्स लॉ पढ़ाता हूं, पहले समझा देता हूं, फिर मैं आपको डेफिनेशन ये जो लिखी है ये डेफिनेशन मैं आपको दिखा दूंगा, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं एक बार थोड़ा सा आपको समझा देता हूं किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। देखिए किरचॉफ्स लॉ कहता क्या है, किरचॉफ्स लॉ कहता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के लिए एमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए आप ऑब्जेक्ट एक्स है, एक और मैं ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, मान लीजिए ऑब्जेक्ट वाई ले लेता हूं, ठीक है, ऑब्जेक्ट एक्स ले लेते हैं और ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट वाई ले लेते हैं। तो ये बोला गया कि जो एमिसिव पावर ऑफ एक्स है टू एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ एक्स, ये बराबर होगी एमिसिव पावर ऑफ वाई टू एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ वाई, ठीक है। एमिसिव पावर ऑफ एक्स टू एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ वाई टू एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ वाई। तो हर ऑब्जेक्ट के लिए, आप कोई और तीसरा ऑब्जेक्ट ले लीजिए, उसके लिए एमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो बराबर रहेगा। मतलब अगर मैं तीसरी कोई ऑब्जेक्ट ले लूं मान लीजिए, ठीक है, तो एमिसिव पावर ऑफ ऑब्जेक्ट z टू एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ऑब्जेक्ट z, it will be constant and it will be equal to absorptive power of black body, sorry, emissive power of black body to absorptive power of black body। अब बच्चों चूंकि absorptive power of black body 1 होता है, ठीक है, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आप इसको लिख दीजिएगा emissive power of black body। तो कुल मिला के किसी भी ऑब्जेक्ट का emissive पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट रहेगा एंड इट विल बी इक्वल टू emissive पावर ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी, ठीक है। अब यहां से बच्चों एक चीज समझिए आप, चूंकि ये रेशियो कांस्टेंट है ना, एमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर कांस्टेंट है, ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। इसका मतलब ये हो गया कि कोई अगर किसी ऑब्जेक्ट की एमिसिव पावर अच्छी है ना, एमिसिव पावर अच्छी, ई का वैल्यू ज्यादा अच्छा है, तो इस रेशियो को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए उसका एब्जॉर्प्टिव पावर भी अच्छा होगा। तो इस रेशियो को मेंटेन करने के लिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो गुड एमिटर होंगे, यानी जिनकी एमिसिव पावर अच्छी होगी, वो गुड एब्जॉर्बर भी होंगे, मतलब उनकी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी उतनी अच्छी होगी। तो गुड एमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स, ठीक है। इसी का बच्चों कारण है कि जैसे डेजर्ट्स होते हैं, रेगिस्तान है ना, वहां पे सैंड होती है, तो सैंड का एमिसिव पावर ज्यादा होता है, एब्जॉर्प्टिव पावर भी ज्यादा होता है, ठीक है। एमिसिव पावर ज्यादा होता है, इसकी वजह से वहां पे दिन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, और एब्जॉर्प्टिव पावर चूंकि ज्यादा रहता है तो रात में बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है, ठीक है। तो ये बस एक एग्जांपल दे रहा था आपको कि कोई ऑब्जेक्ट जिसका एमिसिव पावर अच्छा है उसका एब्जॉर्प्टिव पावर भी अच्छा होगा। ब्लैक बॉडी के लिए भी यही ट्रू है। ब्लैक बॉडी बहुत सारे, अगर आप किसी हायर टेम्परेचर में रख देंगे तो लगभग सारे पॉसिबल रेडिएशंस एमिट करते हैं। उसी तरह से अगर आप कम टेम्परेचर पर रखेंगे ब्लैक बॉडी को, सारे जितने भी उस पर रेडिएशंस गिरेंगे हर वेवलेंथ के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो गुड एमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स, यही किरचॉफ्स लॉ है। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं, इसका डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। उससे पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और, जैसे मैंने बताया बच्चों कि एमिसिव पावर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। अब यहां से अगर इसको थोड़ा सा न्यूमरेटर को मैं चेंज करूं और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं बच्चों, ई टाइम्स एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी डिवाइड बाय एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। बच्चों आप में से कोई भी अगर समझाना चाहे, कल वैसे हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया था कि इसको हम लोग ऐसे कैसे लिख पा रहे हैं, मतलब कौन से फॉर्मूले को यूज करके हम लोग लिख पा रहे हैं कि एमिसिव पावर ऑफ ऑब्जेक्ट एक्स इज इक्वल टू ई टाइम्स एमिसिविटी, है ना, वेरी गुड। तो एक्चुअली एमिसिविटी हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि एमिसिव पावर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ये कहलाएगा एमिसिविटी।
तो एमिसिविटी को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी की, तो एमिसिव पावर ऑफ जनरल ऑब्जेक्ट एक्स बन जाएगा। तो एमिसिव पावर ऑफ जनरल ऑब्जेक्ट एक्स उसको मैं लिख दिया है ई टाइम्स एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। यहां से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो एक चीज समझ में आती है आपको कि एमिसिविटी इज इक्वल टू एब्जॉर्प्टिव पावर, ठीक है। और आपने कल की क्लास में पढ़ा था कि एब्जॉर्प्टिव पावर और एब्जॉर्प्टिविटी सेम होते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि एमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिविटी किसी भी जनरल ऑब्जेक्ट का सेम होगा, जनरल ऑब्जेक्ट का भी और ब्लैक बॉडी का भी सेम होगा। ब्लैक बॉडी के केस में एमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिविटी दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी। जनरल ऑब्जेक्ट में मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का एमिसिविटी 0.6 है तो उसका एब्जॉर्प्टिविटी भी 0.6 होगा, एमिसिविटी 0.3 है, एब्जॉर्प्टिविटी भी 0.3 है। तो जितने एक्सटेंट तक वो एब्जॉर्ब करेगा उसी कैपेसिटी के साथ वो रिफ्लेक्ट या एमिट करेगा एनर्जी। रिफ्लेक्ट करना सही नहीं होगा, जितनी कैपेसिटी उसकी होगी एब्जॉर्ब करने की उतनी ही अच्छी कैपेसिटी होगी एमिट करने की, है ना। एमिसिविटी इज इक्वल टू एब्जॉर्प्टिविटी। तो बहुत सारा डिस्कशन हो गया है। तो एक काम करते हैं बच्चों, इसको थोड़ा मैं ये स्लाइड आपको वापस लगा दूंगा। मैं चाहता हूं कि पहले आप ये डेफिनेशन इसकी नोट कर लीजिए किरचॉफ्स लॉ की, ठीक है। ये डेफिनेशन ये नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको पिछली वाली स्लाइड लगा के जो एमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिविटी का रिलेशन है वो लिख लीजिएगा। मैं एक बार पढ़ देता हूं। एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर ऑल बॉडीज, देखिए टेम्परेचर एक्स और वाई दोनों का सेम रखेंगे, जैसे मैंने ये आपको बताया था कि एक मिनट, हाँ ये मैंने बताया था कि जो रेशियो है वो कांस्टेंट है हर ऑब्जेक्ट के लिए। तो इसका मतलब आपको इसका और इसका टेम्परेचर सेम रखना है ना। अगर आप इसको 300 केल्विन पे रखें, इसको 800 केल्विन पे रख रहे हैं तो फिर इनको कंपेयर नहीं करना है, दोनों को सेम टेम्परेचर पे रखिए, ठीक है। तो दोनों को सेम टेम्परेचर पे रखेंगे तो एमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ऑब्जेक्ट एक्स और एमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ऑब्जेक्ट वाई, फिर दोनों को आप इक्वेट कर सकते हैं। तो मैं एक बार पढ़ देता हूं, जो भी और कुछ लगेगा मैं समझा दूंगा आपको। एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर ऑल बॉडीज द रेशियो ऑफ देयर स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। अच्छा बच्चों, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर कुछ नहीं है, बस यूनिट वेवलेंथ के लिए डिफाइन करते हैं। तो एमिसिव पावर फॉर यूनिट वेवलेंथ, ठीक है। तो रेशियो ऑफ देयर स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर टू स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। तो एब्जॉर्प्टिव पावर हम लोगों ने जनरल डिफाइन किया था कि Q एब्जॉर्ब बाय Q इंसिडेंट। अब उसी को यूनिट वेवलेंथ के लिए डिफाइन करेंगे तो एब्जॉर्प्टिव पावर स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर हो जाएगा ना, पर्टिकुलर स्पेसिफिक वेवलेंथ के लिए। तो स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर इज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी एट सेम टेम्परेचर, ठीक है। तो ई लैम्डा ये मतलब एमिसिव पावर ऑफ जनरल ऑब्जेक्ट, ठीक है, एमिसिव पावर ऑफ जनरल ऑब्जेक्ट एक्स टू एमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ जनरल ऑब्जेक्ट एक्स, इट विल बी इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। और ये हर ऑब्जेक्ट के लिए ट्रू है, ठीक है। तो ये आप एज इट इज डेफिनेशन नोट कर लीजिए। और उसके बाद इस पूरे लॉ का बच्चों ये कंक्लूजन है जो लास्ट वाली लाइन में पढ़ रहा हूं, गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स एंड बैड एब्जॉर्बर्स आर बैड एमिटर्स। तो जितना अच्छा एमिसिव पावर होगी उतनी अच्छी एब्जॉर्प्टिव पावर होगी, क्योंकि इनका रेशियो कांस्टेंट है एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के, ठीक है। तो ये नोट करिए। तो इस पूरे लॉ से आपको याद क्या रखना, ये लास्ट वाली लाइन, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट आता है ये किरचॉफ्स लॉ से आता है। और इसके बाद एक और चीज याद रख लीजिएगा, एमिसिविटी इज इक्वल टू एब्जॉर्प्टिविटी, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको इस लॉ से याद रखनी है, बाकी आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद मैं पिछली स्लाइड लगा दूंगा, जब ये नोट कर लेंगे तो वो भी लिख लीजिएगा। बच्चों लिख लीजिएगा तो बताइएगा, फिर चेंज कर दूंगा मैं स्लाइड।
Done, sir. ओके डन सर। ठीक, चेंज कर रहा हूं बच्चों स्लाइड। तो इसमें से चाहिए please. लिखे 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 जो चीज आप जैसे जो पिछली मैं आने वाली स्लाइड लगाऊंगा, तो जो चीज आप लिख चुके हैं उसको वापस से नोट मत करिएगा, जो आपको लगे कि नहीं लिखा है वो नोट कर लीजिएगा। चेंज कर दूं बच्चों? आप लिख लिया? डन सर। ओके। इसमें जो बच्चों आपको लग रहा हो कि नहीं नोटेड है, तो आप अगर कुछ भी ऐसे सर अभी इंफॉर्मेशन, हुआ नहीं था, स्लाइड बैक करना। हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड इसमें देख लीजिए बच्चों, 2 मिनट जो भी आपका रह गया है, अगर कुछ नोट कर, वैसे सारी इंफॉर्मेशन पिछली उसमें है, फिर भी अगर आपको कुछ लगता है लिखना है तो लिख लीजिए। डन सर। ठीक, जो लोग लिख चुके हैं बच्चों, अगले हेडिंग डाल दीजिएगा, प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। बस इसमें लिखा जरूर है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, लेकिन आप याद रखने के लिए सिंपल एमिसिव पावर याद रखिए, ठीक है? तो भी ठीक है। बाकी कहीं पे अगर प्रॉपर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। देखिए बच्चों, नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, ठीक है? आप इसमें क्या स्टेटमेंट में कह रहा है, थोड़ा सा मतलब जैसे हमें ऐसा लगता है ना कि कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मान लीजिए 35 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें जनरली यही लगता है कि जो 50 डिग्री सेल्सियस वाला ऑब्जेक्ट है वो एनर्जी रेडिएट करेगा और जो रूम है उसको एनर्जी मिलेगी। पर होता ऐसा है कि जो ऑब्जेक्ट किसी भी टेम्परेचर पे है, ठीक है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्वियसली टेम्परेचर में हमेशा 0 केल्विन से ऊपर लेता हूं बच्चों। इसमें एक बार सवाल भी पूछ लिया गया था, थोड़ा मैं स्टेटमेंट बोलता हूं, आप लोग बताइएगा कि सही है या गलत है। ऑल ऑब्जेक्ट्स रेडिएट एनर्जी एट ऑल टेम्परेचर्स। क्या लगता है आपको, सही है गलत है? ऑल ऑब्जेक्ट्स रेडिएट एनर्जी एट ऑल टेम्परेचर्स, सही है गलत है? गलत है। गलत है, बिल्कुल, मतलब स्टेटमेंट गलत है। उसका रीजन क्या बेटा, क्या सोच के आपने गलत बोला है? सर हाई टेम्परेचर पे ही रेडिएट करता है ज्यादा। हाई टेम्परेचर पे रेडिएट 0 करता है, केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर पे रेडिएट करता है। लो टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पे रेडिएट करता है। बच्चों उसका रीजन ये है कि 0 केल्विन एक्सेप्शन है। 0 केल्विन पे रेडिएशन नहीं होता। 0 केल्विन से ऊपर आप कुछ भी टेम्परेचर रख लीजिए, ऑब्जेक्ट एनर्जी रेडिएट करेगा। 0 केल्विन से कुछ भी रख दीजिए ऊपर, ऑब्जेक्ट एनर्जी रेडिएट करेगा। सर क्या 50 डिग्री सेल्सियस पे हम, मान लीजिए कोई आप गर्म पानी रख दीजिए 50 डिग्री सेल्सियस पे, रूम टेम्परेचर जो 25 डिग्री सेल्सियस पे है, तो क्या सर वहां पे भी पानी एनर्जी रेडिएट करेगा? हाँ, वहां पे भी पानी एनर्जी रेडिएट करेगा। पर हाँ, वहां तो रेडिएट करेगा ही। आप अगर हायर टेम्परेचर, मतलब आप रूम टेम्परेचर में उल्टा एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए रूम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और इस 35 डिग्री सेल्सियस में आप 10 डिग्री सेल्सियस का पानी रख दीजिए, तो भी ये 10 डिग्री सेल्सियस का पानी एनर्जी रेडिएट करेगा, ठीक है? तो कोई भी टेम्परेचर हो ऑब्जेक्ट का एक्सेप्ट 0 केल्विन, 0 केल्विन से ऊपर होना चाहिए। 0 केल्विन पे कोई एनर्जी का रेडिएशन नहीं होगा, क्योंकि 0 केल्विन पे सारे मॉलिक्यूल स्टैंड स्टिल, मूवमेंट नहीं होगी, वाइब्रेट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं निकलेंगी।
उससे ऊपर कोई भी टेम्परेचर होगा ऑब्जेक्ट हमेशा एनर्जी रेडिएट करेगा। प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज यही हमें बताता है। तो थोड़ा सा एक बार इसको स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अकॉर्डिंग टू प्रिवोस्ट, एट एवरी पॉसिबल टेम्परेचर एक्सेप्ट 0 केल्विन, ठीक है, 0 केल्विन से ऊपर कोई भी टेम्परेचर रखिए, there is continuous heat energy exchange between a body and its surrounding and this exchange carry on for infinite time। ठीक है, तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर है तो कंटिन्यूअस एनर्जी का एक्सचेंज होगा। मतलब कि क्या होगा, जैसे मैं दो एग्जांपल लेता हूं। एक तो वो ले लिया सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है, एक केस ऐसा लेते हैं कि सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लीजिए 15 डिग्री सेल्सियस है और आपने यहां पे एक वाटर रख दिया, मान लीजिए वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर है ये एनर्जी रेडिएट करेगा सराउंडिंग में, साथ ही साथ ये जो 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है ये एनर्जी एक्सेप्ट भी करेगा, ठीक है। तो 15 डिग्री सेल्सियस का जो सराउंडिंग है उससे एनर्जी एक्सेप्ट भी करेगा, 100 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर है वो एनर्जी रिजेक्ट करेगा। फिर ये क्यों होता है सर कि वाटर का टेम्परेचर कम क्यों होने लगता है? जाहिर सी बात है, बाहर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है और वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, थोड़ी देर के बाद वाटर का टेम्परेचर भी कम गिरना शुरू हो जाएगा। तो सर अगर एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, मतलब ये एनर्जी ले रहा है और एनर्जी एमिट भी कर रहा है, तो फिर इसका टेम्परेचर कम क्यों हो रहा है? बच्चों क्या एक्सप्लेनेशन देंगे आप? ये तो थ्योरी तो बता रही है कि भाई एनर्जी रेडिएट भी करेगा और एनर्जी एब्जॉर्ब भी करेगा, तो कैसे इसका टेम्परेचर कम क्यों हो जाता है? फिर जब ये एनर्जी ले रहा है और एनर्जी रेडिएट भी कर रहा है तो टेम्परेचर कम क्यों हो जाता है? क्या पॉसिबल एक्सप्लेनेशन होगा बच्चों इसका? किसी को दिमाग में आ रहा हो तो कुछ मदद करना चाहे। ये होता है बच्चों कि अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा है तो एनर्जी जो एमिटेड है, क्यू एमिटेड, वो ज्यादा होगी क्यू एब्जॉर्ब्ड से। तो जो नेट होगा, नेट एनर्जी का लॉस हो जाएगा पानी को, क्यू नेट का लॉस होता है वाटर को, इसकी वजह से वाटर का टेम्परेचर घटना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर इसका उल्टा करें कि 35 डिग्री सेल्सियस पे सराउंडिंग है और 10 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, तो 10 डिग्री सेल्सियस का वाटर एनर्जी रेडिएट करेगा, 35 डिग्री सेल्सियस के एटमॉस्फेयर से एनर्जी एक्सेप्ट करेगा। तो रेडिएशन भी हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, लेकिन इस केस में जो एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी है, जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एनर्जी रेडिएटेड। तो अगर क्यू एब्जॉर्ब ज्यादा होगा तो 10 डिग्री सेल्सियस वाले पानी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये है। अगर मान लीजिए आपने ऐसा रख दिया कि सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है और एक ऑब्जेक्ट आपने रख दिया जो कि 25 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद बच्चों इस केस में क्या होगा? क्या एनर्जी एब्जॉर्प्शन और एनर्जी रेडिएशन होगा? अगर होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि यहां पे ये ऑब्जेक्ट एनर्जी रेडिएट करेगा या नहीं करेगा, क्या लगता है आपको? ये जो ऑब्जेक्ट है 25 डिग्री सेल्सियस पे, ये एनर्जी रेडिएट करेगा या एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, या एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा? सर नहीं करेगा, ओके। एक्चुअली बच्चों यहां पे भी ये 25 डिग्री सेल्सियस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो एनर्जी रेडिएट करेगा और सराउंडिंग से 25 डिग्री सेल्सियस जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है उससे एनर्जी एक्सेप्ट करेगा। बस यहाँ पे कंडीशन ये हो जाएगी कि जितनी एनर्जी रेडिएट करेगा उतनी ही एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा। इस वजह से कोई भी टेम्परेचर में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं होगा, जो टेम्परेचर है इसका वही मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज ये कहता है कि आप ऑब्जेक्ट को किसी भी टेम्परेचर में, किसी भी टेम्परेचर के सराउंडिंग में रख दीजिए, आप ज्यादा कम टेम्परेचर को ज्यादा सराउंडिंग में रख दीजिए, ज्यादा टेम्परेचर को कम सराउंडिंग में रख दीजिए, या ऑब्जेक्ट को ऐसे सराउंडिंग में रख दीजिए जिसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर है। सभी केसेस में ऑब्जेक्ट एनर्जी रेडिएट भी करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब भी करेगा, ठीक है। अगर आपने कम टेम्परेचर के एटमॉस्फेयर में रखा है तो रेडिएट यानी एमिटेड एनर्जी ज्यादा होगी एब्जॉर्ब से, इसकी वजह से उसका टेम्परेचर गिरने लगेगा। अगर बराबर में रखा है तो जितना एनर्जी रेडिएट करेगा उतना ही एब्जॉर्ब करेगा, तो टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और अगर आपने सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा रखा है, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम है, तो एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा, रेडिएट कम करेगा, इसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होगा। कहने का मतलब है कोई भी टेम्परेचर अबव 0 केल्विन, वहां पे ऑब्जेक्ट टेम्परेचर मतलब एनर्जी रेडिएट भी करेगा और एनर्जी एब्जॉर्ब भी करेगा, ठीक है, कंटिन्यूअस होगा। अब डिपेंड करता है, अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम है तो वो रेडिएट कम करेगा, एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा। अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा है तो रेडिएट ज्यादा करेगा, एब्जॉर्ब कम करेगा। बराबर है तो दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो यही आपका प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज है। कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज नोट कर लीजिए। और ये 3 केसेस बच्चों आपको ड्रॉ करने हैं अपने नोटबुक में, कि जब टेम्परेचर सराउंडिंग का कम है
टेम्परेचर सराउंडिंग का ज्यादा है और जब टेम्परेचर सराउंडिंग का बराबर है। तीनों केसेस ड्रॉ कर लीजिए और तीनों में लिख लीजिए। बच्चों हो जाए तो बता दीजिएगा, फिर नेक्स्ट करेंगे। सर ये फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में समझ में नहीं आया फिर। ओके सर लो टू हाई कैसे जा रहा है? 10 सर। क्या फिर से पूछिए, मैं समझ नहीं पाया डाउट आपका। सर ये फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में लो से हाई कैसे जा रहा है? लो से हाई हीट कैसे जा रही है, ऐसा बोल रहे हैं आप? यस सर, एब्जॉर्ब कैसे हो रही है? एब्जॉर्ब कैसे हो रही है? देखिए जो ऑब्जेक्ट है ना, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करता है, तो इसका टेम्परेचर कुछ भी हो, 0 केल्विन से कुछ भी हो, ऊपर ये एनर्जी रेडिएट करेगा, ठीक है। और सराउंडिंग, चूंकि सराउंडिंग में भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, ठीक है, कुछ ना कुछ टेम्परेचर है सराउंडिंग का, है ना, तो वो सराउंडिंग का कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी सराउंडिंग में भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो उससे भी एनर्जी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर ज्यादा हो या टेम्परेचर कम हो, हर टेम्परेचर पे एनर्जी एक्सेप्टेंस और एनर्जी का रेडिएशन चलेगा, ठीक है। तो जो बाहर आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार एनर्जी तो हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो आप थर्मल कंडक्शन में आप मानिए कि अगर आप एक एंड पे ज्यादा टेम्परेचर रखते हैं, दूसरे एंड पे कम, तो हीट फ्लो करेगी। यहां पे हीट नहीं है, जैसे ये एनर्जी रेडिएट भी हो रही है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इससे निकल रहे हैं, ठीक है, और सराउंडिंग में टेम्परेचर ज्यादा है तो एनर्जी है, ठीक है, उस एनर्जी को ये एक्सेप्ट कर रहा है ना। तो हर टेम्परेचर पे ये होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं भी इसके बारे में एक लॉ भी पढ़ाऊंगा अभी, अगला स्टेफेंस लॉ एक और है। तो कुल मिला के इसको आपको बच्चों दिमाग में रखना है, इससे आप वो वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इग्नोर करिएगा कि कभी भी एनर्जी लोअर से हायर नहीं आ सकती। कंडक्शन में ऐसा होगा, पर यहाँ पे सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, फिर भी ये सराउंडिंग से एनर्जी एक्सेप्ट करेगा क्योंकि रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। बताइए सर टेम्परेचर सेम होने पर भी कैसे कर रहा है सर हीट एनर्जी को एक्सचेंज? हीट एनर्जी का देखिए, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ज्यादा है। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। एक एक्सप्लेनेशन देता हूं मैं आपको। देखिए ये 25 डिग्री सेल्सियस का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो हो क्या रहा होगा इसके अंदर, इसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे वाइब्रेट कर रहे होंगे क्योंकि टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर है। अगर सारे के सारे टेम्परेचर वाइब्रेट कर रहे हैं तो वो एनर्जी भी एमिट कर रहे होंगे क्योंकि चार्जेस जब एक्सेलरेट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालते हैं, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकाल रहा होगा। इसमें आई थिंक आप किसी को भी डाउट नहीं होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर है तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा ही करेगा। क्यों एनर्जी रेडिएट करेगा? क्योंकि एटम्स वाइब्रेट करेंगे, एटम्स वाइब्रेट करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेंगे, ठीक है। अगर ये एनर्जी रेडिएट करेगा तो इसका टेम्परेचर कम होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी किसी चीज से बाहर जा रही है तो टेम्परेचर कम होना चाहिए। पर अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस के ही सराउंडिंग में रख रहे हैं तो इसका टेम्परेचर कभी भी 25 से गिरेगा नहीं। तो अब इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो एक्सप्लेनेशन के लिए बोला गया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी टेम्परेचर में एनर्जी रेडिएट करेगा और आप जिस टेम्परेचर में भी सराउंडिंग को रखेंगे, सराउंडिंग अभी टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर है अगर, तो वो एनर्जी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। नहीं तो हम लोग इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे कि 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर ये एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो इसका टेम्परेचर कम क्यों नहीं हो रहा है? कम इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जितनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है उतनी ही वो एटमॉस्फेयर से एक्सेप्ट कर ले रहा है।
तो इसलिए एनर्जी रेडिएट, मतलब इसका टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है। तो हर टेम्परेचर पे, किसी भी टेम्परेचर में ऑब्जेक्ट रखिए, किसी भी टेम्परेचर में सराउंडिंग रखिए, ऑब्जेक्ट हमेशा एनर्जी रेडिएट करेगा, इररेस्पेक्टिव कि उसका टेम्परेचर ज्यादा है या कम है, एनर्जी रेडिएट करेगा और एनर्जी एक्सेप्ट करेगा। टेम्परेचर कम ज्यादा से फर्क केवल इतना पड़ेगा कि अगर आपने ज्यादा सराउंडिंग वाले टेम्परेचर में रखा है, मतलब टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग ज्यादा है, तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर कम सराउंडिंग वाले टेम्परेचर में रखा है तो जो एब्जॉर्प्शन है वो कम होगा, रेडिएशन वाला एनर्जी ज्यादा होगा, उसकी वजह से टेम्परेचर कम हो जाएगा। बराबर में रखा है तो जितना एब्जॉर्ब उतना एमिट, तो बराबर रहेगा। बच्चों मैं हटाता हूं इस स्लाइड को, अगला कॉन्सेप्ट करते हैं, अगला लॉ पढ़ते हैं। अगली हेडिंग डाली बच्चों, स्टीफेंस लॉ। इससे बच्चों काफी न्यूमेरिकल बनते हैं ना, ठीक है। अभी तक जितना हम लोग पढ़ रहे थे वो सब बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था, थ्योरेटिकल सवाल बन गए तो बन गए, नहीं तो मोस्टली आपको क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। स्टीफेंस लॉ, और इसके बाद हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ेंगे और वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ेंगे, उनसे सबसे ज्यादा, इनसे 3 लॉ से सबसे ज्यादा सवाल बनेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। स्टीफेंस लॉ कहता है बच्चों कि किसी भी ऑब्जेक्ट की एमिसिव पावर, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ टेम्परेचर पे रखा हुआ है, टेम्परेचर की वैल्यू 0 केल्विन से ऊपर है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर है, इसकी जो एमिसिव पावर होगी, एमिसिव पावर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर मस्ट बी केप्ट इन केल्विन, ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, बहुत बच्चे गलत करते हैं। आपको टेम्परेचर केल्विन में ही रखना है, ठीक है। यहां पे वो चीज नहीं चलेगी कि डिग्री सेल्सियस में रख लीजिए, केल्विन में रख लीजिए, नहीं, यहां पे आपको केल्विन में ही कन्वर्ट करके रखना है। तो ये देखा गया कि जो एमिसिव पावर है ऑब्जेक्ट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के 4th पावर के बराबर होगी एमिसिव पावर। तो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, सिग्मा टी के पावर 4, और ये जो कांस्टेंट है इसको हम लोग बोलते हैं स्टीफेंस कांस्टेंट, ठीक है। सिग्मा कहलाता है स्टीफेंस कांस्टेंट। स्टीफेंस कांस्टेंट। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट दिया गया था स्टीफेंस लॉ में, ये था फॉर आइडियल ब्लैक बॉडी, ठीक है। किसी आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ टेम्परेचर। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, सिग्मा लगाएंगे, स्टीफेंस कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट, वैल्यू हालांकि आपको क्वेश्चन में दी रहेगी 5.67 × 10⁻⁸ एवरीथिंग इन SI यूनिट, ठीक है। तो अगर आप हर चीज SI यूनिट में रख रहे हैं, मतलब वॉट पर मीटर स्क्वायर में रख रहे हैं, इसको केल्विन में रख रहे हैं, तो सिग्मा की वैल्यू 5.67 × 10⁻⁸ रख लेंगे। ये किसी भी आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए ट्रू है। अच्छा, ये तो हो गया, मैंने आपको बताया कि जो एमिसिव पावर है, मतलब जो इससे एनर्जी रेडिएट होगी, ठीक है। तो E मतलब हो गया एमिसिव पावर, अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड। तो अगर मैं ये निकालना चाहूं कि कितनी एनर्जी रेडिएट होगी पर सेकंड, ठीक है, तो एमिसिव पावर क्या होता है बच्चों, अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड। तो P मतलब यहां पे हो गया पावर, पावर मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया, ये हो गया सिग्मा टी के पावर 4। तो अगर मैं इसको ए इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पावर रेडिएटेड इट विल बी ए सिग्मा टी के पावर 4, जहां पे ए है सरफेस एरिया, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया ए है। तो पावर रेडिएटेड बाय ऑब्जेक्ट एट टेम्परेचर टी इट इज ए सिग्मा टी के पावर 4, ठीक है। अब प्रिवोस थ्योरी ऑफ एक्सचेंज के हिसाब से मान लीजिए बच्चों इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर टी है और सराउंडिंग का टेम्परेचर मैं टीएस रख देता हूं, जिस सराउंडिंग में ये ऑब्जेक्ट रखा गया है मान लीजिए उस सराउंडिंग का टेम्परेचर टीएस है, ठीक है। तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब भी करेगा, तो जो जिस रेट से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो देखिए, तो एमिसिव, या आप इसको लिख देते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या जिस रेट से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के पावर 4। तो जो अगर जैसे मैंने इसको लिख देता हूं पावर रेडिएटेड या पावर एमिटेड ए सिग्मा टी के पावर 4, तो पावर एब्जॉर्ब्ड जिस रेट से अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा दैट विल बी इक्वल टू ए सिग्मा टी सराउंडिंग के पावर 4, ठीक है। तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ऑब्जेक्ट वो सराउंडिंग पे डिपेंड करेगी, और जो एनर्जी एमिट करेगा वो ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो मैं इसको टीओ लिख देता हूं, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट पे पी रेडिएटेड डिपेंड करेगा और टेम्परेचर ऑफ मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब डिपेंड करेगी टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग
पावर एब्जॉर्ब, पावर रिफ्लेक्टेड डिपेंड करेगा टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना एनर्जी रेडिएट करेगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और सेम तरीके से देखो ए सिग्मा टी एस के पावर 4, बस टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि नेट पावर रेडिएटेड या एब्जॉर्ब, तो मैं यहां पे मान के चलता हूं बच्चों कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग से, तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग से, तो एनर्जी जो रेडिएट होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एनर्जी एब्जॉर्ब। तो एनर्जी रेडिएटेड में से एनर्जी एब्जॉर्ब आप माइनस कर दो, तो ए सिग्मा दोनों में कॉमन है, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट के पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग के पावर 4, ये नेट पावर एब्जॉर्ब्ड है, सॉरी नेट पावर रेडिएटेड, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, अगर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग ज्यादा होता तो नेट पावर एब्जॉर्ब लिखते और यहाँ पे टीएस के पावर 4 माइनस टी नॉट के पावर 4 कर देते। अभी ये सब कुछ, ये सारा का सारा डिस्कशन अभी चल रहा है बच्चों आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए, ठीक है, इसमें अभी हम जनरल बॉडी का डिस्कशन नहीं इंक्लूड किया है, एवरीथिंग इज फॉर आइडियल ब्लैक बॉडी। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर यहां से मैं जनरल बॉडी का आगे डिस्कशन कराऊंगा। तो पहले स्टीफेंस लॉ लिख लीजिए बच्चों, मैं लिखवा देता हूं इसको, मैं बोल देता हूं स्टेटमेंट, लिख लीजिए आप। for an ideal black body, 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 emissive power, for an ideal black body, emissive power is directly proportional to, emissive power is directly proportional to fourth power of, emissive power directly proportional to fourth power of temperature, फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। पर जो टेम्परेचर जहां पे लिखा है आपने लास्ट टर्म जैसे टेम्परेचर है, तो उसके पहले या तो आप एब्सोल्यूट ऐड कर लीजिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या बाद में ब्रैकेट में लिख लीजिए एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब है टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। फॉर एन आइडियल ब्लैक बॉडी एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर आपने केवल टेम्परेचर लिखा है तो बाद में आप ब्रैकेट में एब्सोल्यूट लिख लीजिएगा। उसके बाद ये सब जो मैंने लिख रखा है बच्चों आप यहां तक नोट कर लीजिए।
बच्चों अगला पढ़ें फिर नेक्स्ट करें। लिख लीजिएगा तो बताइएगा फिर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती है, प्लीज ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर आपको केल्विन में रखना है, सवालों में मोस्टली आपको डिग्री सेल्सियस में देंगे, तो ध्यान रखिएगा। अभी सब कुछ जो भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है सब कुछ आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए है। अभी मैं जनरल ऑब्जेक्ट के लिए कैसे करना है वो भी बताता हूं। Done, sir. ओके ठीक बच्चों चेंज कर दो स्लाइड, लिख लिया अगर आपने? Yes, sir. ओके ठीक है। अब जनरल ऑब्जेक्ट के लिए बच्चों देखिए थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया कि ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिव पावर किसी भी टेम्परेचर पे वो होगी सिग्मा टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट के पावर 4, ठीक है, ये ब्लैक बॉडी के लिए है। तो बच्चों अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए जनरल ऑब्जेक्ट एक्स है और इसकी एमिसिविटी ई है, तो इस जनरल ऑब्जेक्ट एक्स के लिए एमिसिव पावर कितनी हो जाएगी सेम टेम्परेचर टी नॉट पे? कोई बताना चाहेगा बच्चों? जैसे एमिसिव पावर फॉर ब्लैक बॉडीज, हाँ बोलिए बोलिए। ई फैक्टर आ जाएगा आगे से और उसके ब्लैक बॉडी के एमिसिव पावर के बराबर। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। अब एमिसिविटी जितनी भी होगी उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मैं आपको पिछली बार भी एमिसिविटी बताया था कि एमिसिविटी आपको बताता है कितना फ्रैक्शन एनर्जी का एमिट करेगा। तो मान लीजिए टी नॉट टेम्परेचर पे ये 100 जूल एमिट कर रही है और इस ऑब्जेक्ट का एमिसिविटी मान लीजिए 0.4 है, तो ये मतलब 400 जूल पर सेकंड पर यूनिट एरिया एमिट करेगा। तो ये मतलब होता है एमिसिविटी का। तो अगर एमिसिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी सिग्मा टी नॉट की पावर 4 है, तो किसी जनरल ऑब्जेक्ट एक्स के लिए जो एमिसिव पावर होगा वो ई सिग्मा टी ऑब्जेक्ट के पावर 4 होगा। अब ये तो एमिसिव पावर हो गया। अगर मुझे पावर केवल लिखना है, ठीक है, तो मुझे इसको एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एमिसिव पावर होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड। तो अगर पावर निकालना चाहते हो कि ये कितना पावर रेडिएट करेगा कोई भी जनरल ऑब्जेक्ट एक्स, तो वो एरिया ऑफ सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए ई सिग्मा टी नॉट के पावर 4, ठीक है। ये पावर रेडिएटेड है, जनरल ऑब्जेक्ट का पावर रेडिएटेड। अब मान लेते हैं कि ये जो जनरल ऑब्जेक्ट है ये किसी टेम्परेचर में रखा हुआ है, सराउंडिंग के टेम्परेचर में, मान लेते हैं टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग टीएस है, ठीक है। तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब भी करेगा। तो अगर मैं जनरल ऑब्जेक्ट एक्स का एनर्जी एब्जॉर्ब्ड लिखना चाहूं, ठीक है, तो मैंने ये देखा था कि कोई अगर ब्लैक बॉडी है तो उसका अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट एरिया, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट एरिया जनरल ऑब्जेक्ट के लिए, सॉरी ब्लैक बॉडी के लिए ए सिग्मा टी सराउंडिंग के पावर 4 था, ठीक है। तो किसी जनरल ऑब्जेक्ट के लिए जो पावर एब्जॉर्ब्ड होगा जनरल ऑब्जेक्ट के लिए वो होगा इस पावर की, इस ऑब्जेक्ट की एब्जॉर्प्टिविटी इनटू ए सिग्मा टी सराउंडिंग के पावर 4। सर एब्जॉर्प्टिविटी से क्यों मल्टीप्लाई कर दिया? देखो एमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिविटी बच्चों मैंने आपको बताया था कि दोनों बराबर होते हैं, और दोनों बराबर होते हैं किसके? एब्जॉर्प्टिव पावर के, ठीक है, एब्जॉर्प्टिव पावर के बराबर होते हैं, है ना। तो एब्जॉर्प्टिव पावर ब्लैक बॉडी के लिए 1 होती है, क्योंकि जितना इंसिडेंट होगा उतना पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। पर जितने जनरल ऑब्जेक्ट हैं उनके लिए एब्जॉर्प्टिव पावर 1 से कुछ कम होगा, ठीक है, कुछ 0.3, 0.4, 0.8, मतलब कोई 80% एब्जॉर्ब कर रहा होगा, कोई 60% एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो एब्जॉर्प्टिविटी वही फ्रैक्शन बताती है। तो मान लीजिए कोई ब्लैक बॉडी है, ठीक है, जो जिसका सराउंडिंग टेम्परेचर टीएस में रखा हुआ है, तो इस ब्लैक बॉडी पे मान लीजिए अगर कुछ 100 जूल एनर्जी गिरती है, तो ये ब्लैक बॉडी पूरा का पूरा 100 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगी। लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट पे 100 जूल एनर्जी गिरती है तो ये पूरा 100 जूल एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, कुछ रिफ्लेक्ट होगा, कुछ ट्रांसमिट होगा, कुछ एब्जॉर्ब होगा। तो मान लीजिए
0.4 है जैसे इसकी एमिसिविटी, तो इसका एब्जॉर्प्टिविटी भी 0.4 होगा। इसका मतलब जितनी एनर्जी गिर रही है उसका 40% एब्जॉर्ब कर लेगा। तो 100, अच्छा बच्चों इसको ना मैं 400 नहीं 40 होगा, ठीक है। जैसे 100 जूल अगर इस पे मतलब ये 100 जूल एनर्जी एमिट कर रहा है, इसकी एमिसिविटी 0.4 है तो ये 40 करेगा। उसी तरह से अगर 100 जूल इस पे गिर रही है, ब्लैक बॉडी पूरा 100 एब्जॉर्ब कर लेगा। जनरल ऑब्जेक्ट पे 100 गिरेगा, 0.4 एब्जॉर्प्टिविटी है तो 40 जूल ही एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो अगर मुझे पावर एब्जॉर्ब फॉर जनरल ऑब्जेक्ट लिखना है तो देखिए जरा, पावर एब्जॉर्ब्ड बाय जनरल ऑब्जेक्ट ये होगा एब्जॉर्प्टिविटी इंटू ए सिग्मा टीएस के पावर 4, ठीक है। क्योंकि पूरी एनर्जी, ये तो पूरी एनर्जी ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब कर रहा है, उतना नहीं एब्जॉर्ब करेगा, उसका कुछ फ्रैक्शन एब्जॉर्ब करेगा, तो एब्जॉर्प्टिविटी वही फ्रैक्शन बताता है ना। क्योंकि एब्जॉर्प्टिविटी की डेफिनेशन आप लोग को याद ही होगी, एब्जॉर्प्टिविटी एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ऑब्जेक्ट एक्स तो एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी से आप इस फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब आएगा वो बता देगा। तो अगर आप किसी जनरल ऑब्जेक्ट एक्स के लिए नेट पावर लिखना चाहें, नेट पावर एब्जॉर्ब्ड और रेडिएटेड, तो ए ई सिग्मा, अच्छा सर यहां पे बच्चों ये ए लिखूं या मैं ई लिखूं, क्योंकि दोनों की वैल्यूज बराबर हैं, तो मैं इसको ए लिख सकता हूं या फिर ई लिख सकता हूं, ई ए सिग्मा टी एस के पावर 4, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर होंगी। किसी ऑब्जेक्ट के लिए एमिसिविटी 0.3 है तो उसके लिए एब्जॉर्प्टिविटी भी 0.3 होगी, उसका एब्जॉर्प्टिव पावर भी 0.3 होगा। तो ए की जगह मैं ई लिख सकता हूं, तो ई ए सिग्मा टी एस के पावर 4, तो ए ई सिग्मा कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, और टी ऑब्जेक्ट के पावर 4 माइनस टी सराउंडिंग के पावर 4, अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा है। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग ज्यादा है, तो फिर टीएस के पावर 4 माइनस टी ऑब्जेक्ट के पावर 4, तो ये नेट पावर रेडिएट करेगा कोई भी जनरल ऑब्जेक्ट एक्स, ठीक है। तो जनरल ऑब्जेक्ट और ब्लैक बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी में केवल इतना ही अंतर है एमिसिविटी का, ठीक है। तो अगर आप एमिसिविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जनरल ऑब्जेक्ट के लिए बन जाएगा, एमिसिविटी की वैल्यू 1 रख देंगे, ब्लैक बॉडी के लिए ई बराबर 1 होता है, तो फिर वो ब्लैक बॉडी के लिए बन जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए बच्चों इसको भी, सब हेडिंग यहां पे डाल दीजिएगा फॉर जनरल बॉडी। कुछ डाउट हो बच्चों तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। बच्चों रेडी हो तो सवाल एक कर लेते हैं हम लोग। डन सर। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों इसी पे, स्टीफेंस लॉ पे, देखिए थोड़ा सा। If the temperature of an ideal black body is increased by 50%, what will be the percentage increase in quantity of radiation emitted from its surface? सर बैक कर देना स्लाइड।
करें सवाल बच्चों, अब लिख लिया? यस सर। एक सेकंड ना। Temperature of an ideal black body is increased by 50%. What will be the percentage increase in the quantity of radiation emitted from surface? बच्चों जिनका भी आंसर आ जाए बता सकते हो आप, कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा रेडिएशन एमिटेड का? तो इसमें आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि एमिसिव पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। तो एमिसिव पावर, जितने परसेंटेज एमिसिव पावर बढ़ेगा उतने ही परसेंटेज इंक्रीज होगा रेडिएशन का। फिफ्टी परसेंट टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, परसेंटेज इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन। चलिए बच्चों मैं बताता हूं इसको थोड़ा सा। आप थोड़ा सोच के बताइए कि जैसे मान लीजिए टेम्परेचर इनिशियल में टी मान लेता हूं, तो 50% इंक्रीमेंट के बाद फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? सर 66 पॉइंट कुछ 66.2, मतलब 66 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ओके नहीं 62 कुछ ऐसे 62, पॉइंट। ठीक है ओके। बच्चों अगर मैं इनिशियल टेम्परेचर टी मानता हूं तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा 50% इंक्रीज के बाद? T plus 50 by 100 into T. बिल्कुल, T प्लस 50/100 इंटू टी मतलब T/2, तो फाइनल टेम्परेचर 3T/2 हो जाएगा, है ना? तो इनिशियल टेम्परेचर T ले रहे हैं तो फाइनल टेम्परेचर 3T/2 हो जाएगा। अब एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर, तो पहले एमिसिव पावर को मैं E मान लेता हूं, बाद में एमिसिव पावर को मैं E डैश या E1 कुछ भी आप मान लीजिए। पहला टेम्परेचर T था, बाद में टेम्परेचर हो गया 3T/2 और इस पूरी चीज के पावर 4, ठीक है? तो ये E डिवाइडेड बाई E डैश, T से T कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 2/3, तो 2 के पावर 4 डिवाइडेड बाई 20%। ओके, तो 2 का पावर 4 हो जाएगा बच्चों आपका 16 और डिवाइड बाय 3 का पावर 4 हो जाएगा 81। तो जो फाइनल पावर हो जाएगी E डैश वो हो जाएगी 81/16 टाइम्स E। तो परसेंटेज इंक्रीज हमें बताना है, तो परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा फाइनल एमिसिव पावर 81/16 E माइनस ओरिजिनल एमिसिव पावर डिवाइड बाय ओरिजिनल एमिसिव पावर इनटू 100। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। 81/16 माइनस 1 इंटू 100, ठीक है? तो बच्चों ये तो काफी ज्यादा आ रहा है, 81 माइनस 16 करो आप, तो 80 में से 15 घटाएंगे तो 65 आ जाएगा ना? 400 65/16 इंटू 4। बच्चों अप्रॉक्स 400% इंक्रीज आ रहा है। अब मुझे बताइए आप लोगों ने कहाँ गड़बड़ करी है? 65% जैसे किसी का कुछ आ रहा था, या अगर सही थे तो बताइए, किसी का कुछ और भी 20% आ रहा था, कहाँ पे गड़बड़ हुई बच्चों बताइए मुझे। अरे 3 का मैंने वो क्यूब कर दिया था 26 अच्छा कर ओके दिया ओके था, ओके 81 का। ठीक है। और बताइए बच्चों कहाँ, मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि आप लोग का थॉट प्रोसेस कहाँ गड़बड़ है, नहीं तो आप नोट कर लीजिए कुछ, अगर आपने जैसे सोचा है आपको लग रहा है सही है तो मुझे बताइए, बाकी करिए सॉल्व। इसी तरह से और कुछ सवाल कराता हूं मैं आपको।
चलिए अगला सवाल सोच समझ के थोड़ा सा करिएगा, ध्यान देके। सेम ऐसा ही बच्चों अगला सवाल भी है, तो जैसे आपने यहाँ पे निकाला है वैसे सेम अगला सवाल है, उसमें भी थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। बच्चों हटा रहा हूं मैं ये क्वेश्चन। ये देखिए अगला सवाल। अब इसमें परसेंटेज लॉस पूछा है, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं करना है बच्चों, सेम तरीके से करना है, बस परसेंटेज लॉस इसमें निकालना है। परसेंटेज डिक्रीज या परसेंटेज लॉस एमसीयू पावर में कितना होगा? सर 50%। स्लाइड बैक कर दीजिए। कितना? 50%। 50% एमसीयू पावर में लॉस होगा। यस सर। ओके बच्चों, और किसी का कुछ आ रहा है? हाँ हाँ 2 मिनट के साथ स्लाइड बैक कर दीजिए। हाँ कर देता हूँ, आप ये क्वेश्चन कर लीजिए, फिर मैं लगा देता हूँ पिछली स्लाइड। ब्लैक बॉडी टेम्परेचर इज डिक्रीज फ्रॉम T to T/2, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर बच्चों T/2 है, तो देखिए एमएसयू पावर आप जब लिखेंगे तो पहले एमएसयू पावर E मान लेते हैं, बाद में एमएसयू पावर को E डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले टेम्परेचर T था, बाद में टेम्परेचर घट के T/2 हो गया, तो T/2 होल पावर 4। तो यहाँ से T से T कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 के पावर 4 मतलब 16 हो जाएगा, E डिवाइडेड बाई E डैश। तो E डैश की वैल्यू बच्चों इस बार आ जाएगी E डिवाइडेड बाई 16, ठीक है। अब परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, तो परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालते हैं आप, है ना, जितना घटा ओवर ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। तो घटा कितना, तो पहले E था, बाद में E/16 हो गया, और ओरिजिनल E था इनटू 100, ठीक है। तो 1, अब इसमें से E से E ये कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा 1 माइनस 1/16 इनटू 100, ठीक है। तो 16 माइनस 1 15/16 इनटू 100, 15/16 इनटू 100, ठीक है। आप बच्चों अप्रॉक्स बोल सकते हैं, मतलब काफी पूरा पूरा 100% तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना परसेंटेज डिक्रीज विच इज क्लोज टू 100, ठीक है। 94 वो लगभग। हाँ, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 16 69 144 है ना, 60, और फिर हो जाएगा तुम्हारा 93, 93.7। हाँ 0.93 कुछ ऐसा इंटू 100, तो 93% बच्चों इसमें अप्रॉक्स लॉस हो जाएगा एमएसयू पावर में, ठीक है। 93% का ये लॉस है, इसका मतलब अगर पहले 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर एमएसयू पावर था, तो जब आप टेम्परेचर आधा कर देंगे तो कितना रह जाएगा बच्चों? मान लीजिए पहले 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर एमएसयू पावर था, आपने टेम्परेचर आधा कर दिया, 93% का लॉस हो गया, तो अब कितना रह जाएगा एमएसयू पावर? 7 रह जाएगा, ठीक है। तो अगर आप टेम्परेचर आधा कर देंगे तो इतना 93% का डिक्रीज होता है, इतना हैविली डिपेंडेंट है एमएसयू पावर टेम्परेचर पे। टेम्परेचर में 50% का रिडक्शन, एमएसयू पावर में 100% का रिडक्शन, ऑलमोस्ट 93% का रिडक्शन। और आप जब टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो आपने केवल 50% टेम्परेचर बढ़ाया था, एमएसयू पावर 400% बढ़ गया था, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। चलिए बच्चों अगला करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम नोट कर लीजिए भाई, जिसका नहीं हुआ है थोड़ा जल्दी से, फिर अगला सवाल करते हैं। सर स्लाइड बैक कर दीजिए। हम्म
चलिए बच्चों अगला सवाल करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट पे है, स्टीफेंस लॉ पे है, कुछ भी अभी मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, स्टीफेंस लॉ पे ही कई सारे सवाल करेंगे अभी। ये देखिए, थोड़ा यूनिट्स का ध्यान दे दीजिएगा और टेम्परेचर बताइए। Sir, 1000 Kelvin. तो 1000 केल्विन। ओके और लोग भी बच्चों कर लीजिए, सवाल बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ भी दिक्कत नहीं, बस हाँ एक चीज का ध्यान रख लीजिएगा, ये वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, इसको मीटर स्क्वायर में आपको कन्वर्ट करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। एमसी पावर दिया हुआ है, टेम्परेचर एट विच अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी रेडिएट्स एट द रेट ऑफ दिस मच, स्टीफेंस कांस्टेंट दिया है। तो स्टीफेंस कांस्टेंट बच्चों आपको याद रखने की जरूरत नहीं, ऑलमोस्ट हर सवाल में आपको देंगे, स्टैंडर्ड जितने भी एग्जाम आप लिखने वाले सब में आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। हालांकि याद रखना बहुत आसान है, 5 6 7 8, ठीक है, तो पर मिल जाएगा आपको लगभग हर सवाल में। वैल्यू रखते हैं बच्चों, तो एमएसवी पावर हमें बताया गया कि सिग्मा टी एब्सोल्यूट के पावर 4, तो ई की वैल्यू बच्चों दिया हुआ है 5.67। अब थोड़ा सा इसमें समझिए आप, ये 5.67 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है बच्चों, अगर इसको मुझे कन्वर्ट करना है 5.67 वॉट पर मीटर स्क्वायर में, तो मुझे थोड़ा सा बताइए कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं मैं, थोड़ा आइडिया दीजिए तो कैसे किया जा सकता है इसको कन्वर्ट। Divided by 10 की power 10 raised to the power 4. हाँ, या तो आप डिवाइड कर दें या आप इसको ऐसा लिख दें 5.67 डिवाइड बाई 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर, ऐसा लिख दें, या फिर आप ऐसा लिख दें कि 5.67 इंटू 10 के पावर +4। ठीक है, देखिए बच्चों जहां पे भी मीटर स्क्वायर उसकी जगह आप 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर कर दीजिए, तो ये कन्वर्ट हो गया, तो 5.67 डिवाइड बाई 10 के पावर -4, ये एसआई यूनिट में बन गया, सिग्मा की वैल्यू है 5.67 इंटू 10 के पावर -8 और टेम्परेचर के पावर 4, तो ये 5.67 कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे बच्चों 10 के पावर -12 बन जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा 10 के पावर +12 बन जाएगा, टी के पावर 4। ठीक है, अब बच्चों देखिए दोनों साइड आप पावर रिमूव करने की कोशिश करेंगे, तो देखिए इधर भी पावर 4 से डिवाइड होगा और इधर भी पावर 4 से डिवाइड होगा, तो ये बन जाएगा टेम्परेचर टी, और ये 10 के पावर 12 डिवाइडेड बाई 4, तो ये बन जाएगा 10 के पावर 3, आंसर आ जाएगा 1000 केल्विन। ठीक है, इतना टेम्परेचर आपको रखना पड़ेगा ब्लैक बॉडी का अगर आप इतना एमएसवी पावर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो 1000 केल्विन। चलिए अगला सवाल लगा रहा हूं बच्चों सेम कॉन्सेप्ट पे। सर हाँ हाँ बताइए। 5.67 अपॉन में 10 की पावर 4 नहीं आएगा सेकंड स्टेप में? अच्छा अच्छा, देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर होता है बेटा 10 के पावर -2 मीटर, है ना, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर, तो जहां पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा था उसकी जगह 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर लिख दिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा था तो उसकी जगह 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर, आप इससे मत कंफ्यूज होइएगा, ये तो मैं आपको बता रहा था। तो ओके सर। चलिए बच्चों एक और सवाल, सेम कॉन्सेप्ट, गड़बड़ नहीं करिएगा, ये रहा। जो भी आंसर आ रहा हो बच्चों बता दीजिएगा।
सर बी ऑप्शन 1:1। सेकंड वन ओके बच्चों, रेडियाई अलग अलग हैं, टेम्परेचर्स गिवन है, रेशियो ऑफ द एनर्जी रेडिएटेड बाय ए टू बी बताना है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी है बच्चों। और लोगों का आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, काफी सारे क्वेश्चंस। 1:1 ओके बच्चों, और लोग भी आंसर बताइए भाई। सवाल ऐसा अनसॉल्वेबल बिल्कुल नहीं है, आप कर सकते हैं जितना चीजें पढ़ी हैं उस पे बेसिस पे। बच्चों और लोग बताइए आंसर। बच्चों केवल तुम लोग बैठे हुए हो और मुझे आंसर नहीं बोल रहे हो तुम लोग, और तुम लोग को ऐसे देख के मुझे बी ऑप्शन, ठीक है, 2 ही 3 लोगों के आंसर आए और ये देख के मेरे वही दिमाग में आ रहा है एक डायलॉग कि ऐसे मत बैठो, कुछ तो बोलो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। कौन देखे बच्चों ये पिक्चर? बहुत सही है वो मूवी, देखो तुम लोग, राजपाल यादव का डायलॉग है वो ढोल पिक्चर में। तो प्लीज कुछ बोलो भैया, ऐसे मत बैठो। बहुत सारी प्रैक्टिस की है हम लोग। देखो 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, टेम्परेचर 127 और 527 है। तो पहले जैसे ही आप देखिए टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में देखिएगा तो सबसे पहले कन्वर्ट कर लीजिएगा केल्विन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेम्परेचर ए का 127 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273, तो ये हो जाएगा बच्चों 100 और 400 केल्विन हो जाएगा। टेम्परेचर बी अगर निकालेंगे तो 527 प्लस 273, तो बच्चों ये 800 केल्विन है ना। तो दोनों के टेम्परेचर आ गए। अच्छा, रेडियस ए का दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ ए इज 8 और रेडियस ऑफ बी इज 2। अब दोनों स्फीयर हैं बच्चों, है ना, परफेक्टली ब्लैक स्फीयर्स। तो जब आप पावर रेडिएटेड बाय ए लिखेंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय ए पर सेकंड, ओके, ये आएगा बच्चों ए ई सिग्मा, ठीक है। अब टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट के पावर 4, सर पर सराउंडिंग का तो दिया नहीं हुआ है, आप कैसे? तो देखिए बच्चों इसमें सवाल में क्लियरली बोला है एनर्जी रेडिएटेड, वो नेट एनर्जी नेट पावर की बात नहीं कर रहा, वो केवल इंटरेस्टेड है इस चीज में कि आप रेडिएटेड बता दीजिए। तो टी ऑब्जेक्ट के पावर 4, तो देखिए बच्चों एमिसिविटी 1 हो जाएगी क्योंकि दोनों ब्लैक बॉडी हैं, सिग्मा तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है तो ये तो चेंज होगा नहीं। और एरिया अगर आप लिखेंगे सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से एक चीज समझ में आती है कि जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर और टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट के पावर 4 का। तो अगर मैं पावर ऑफ ए टू पावर ऑफ बी लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, पावर ऑफ ए टू पावर ऑफ बी, ठीक है, तो यहां पे आपका बचेगा सबसे पहले रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस ऑफ ए 8 है तो 8 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, 8 का स्क्वायर इनटू टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट ए, तो 400 केल्विन इसके पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद रेडियस ऑफ बी है 2, तो 2 का स्क्वायर और टेम्परेचर ऑफ बी है 800, तो 800 के पावर 4। सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों इसको, तो लिख देंगे 8/2 होल स्क्वायर इंटू 400/800 इसके पावर 4। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो ऊपर बन जाएगा 16, है ना, और नीचे देखेंगे तो ये दोनों कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2, ठीक है, और 1/2 के पावर 4 यानी वो भी 1/16 हो जाएगा, तो 16/16 यानी 1 हो जाएगा। तो रेशियो 1:1 आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जितने लोगों का बी ऑप्शन आया था वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कुछ सवाल करते हैं बच्चों, जिन लोगों को डाउट है या कुछ समझ में नहीं आएगा तो और अगले सवालों में और क्लैरिटी आएगी। जो ज्यादातर गलतियां होती हैं बच्चों वो इस स्टेप में होती हैं। टेम्परेचर को आप ध्यान रखिएगा, हमेशा केल्विन में रखना है। अब किसी के दिमाग में ये डाउट हो रहा हो कि सर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट क्यों नहीं किया, अगर आप कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करेंगे चूंकि रेशियो है वो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। आप सेम लॉजिक आप टेम्परेचर में मत कहिएगा कि सर डिग्री सेल्सियस है तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा,
तो डिग्री सेल्सियस कैंसिल आउट हो तो जाएगा, पर जो है मतलब इसमें जो टेम्परेचर लेते हैं वो एब्सोल्यूट पावर ऑफ 4 जो होता है वो एब्सोल्यूट पावर ऑफ टेम्परेचर के पावर 4 में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट में पहले कन्वर्ट करेंगे फिर उसके पावर 4 लगाएंगे। सर बताइए। सर जैसे सर इसमें एनर्जी रेडिएटेड पूछा था, हाँ हाँ, तो सर इसमें सर एनर्जी वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा? कौन सा वाला एनर्जी का बताइए। सर जो अभी फॉर्मूला लिखा था हम लोगों ने सर ई वाला, टी की पावर 4। अच्छा अच्छा ठीक है। तो देखिए बढ़िया डाउट है इनका कि सर एक बात बताइए कि आप एनर्जी रेडिएटेड पूछा है तो आपने इसमें एमिसिव पावर वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? आपने ई बराबर सिग्मा टी के पावर 4 लगा देते आप, है ना, सिग्मा टी के पावर 4, ठीक है, और कंपेयर कर लेते। क्यों आपने ये पावर वाला फॉर्मूला क्यों लगाया? बच्चों को इसका एक्सप्लेनेशन देना चाहेगा आप में से किसी को क्लिक हुआ हो कि ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि इसमें तो प्रेशर का सॉरी रेडियस का टर्म नहीं आएगा। सर एनर्जी रेडिएटेड पूछा है और ये पर यूनिट एरिया होता है। वेरी गुड। एक्चुअली आप अगर इसको आप कंपेयर कर देंगे ना तो दोनों के एमिसिव पावर में कंपैरिजन आ जाएगा, मतलब कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड में कंपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो वो आप निकाल लेंगे, पर सवाल में पूछा है एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया की बात नहीं की है, ठीक है। अगर ये बोलता फाइंड रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड तो फिर हम ये वाला कंपेयर कर देते, ठीक है। तो सर इसमें भी तो एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड नहीं बोला है ना, पूरा एनर्जी मतलब पूरा एनर्जी रेडिएटेड ही बोला है, तो कोई बात नहीं। देखिए पावर है, अगर आप एनर्जी रेडिएटेड की बात करें तो इसमें क्या होगा, पावर को टाइम से और मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये चीज बताती है आपको एक सेकंड में कितना एनर्जी, तो टाइम से और मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब टाइम से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम इधर भी आ जाएगा और टाइम इधर भी आ जाएगा, तो अल्टीमेटली वो भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी, टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड या एनर्जी रेडिएटेड इन टाइम टी, उनका रेशियो सेम आएगा क्योंकि टी आप कैंसिल हो जाएगा। अगर ये आप कर देंगे तो ये आप अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड को कंपेयर कर रहे हैं, तो आपने एरिया भी यूनिट ले लिया, बल्कि एरिया इन दोनों का अलग अलग होगा, ठीक है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। पिछले वाले सवालों में देखिए, पिछले वाले सवालों में दो ऑब्जेक्ट नहीं है, एक ही ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाया या घटाया गया है। तो सोचिए आप अगर एक ही ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाएंगे या एक ही ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर घटाएंगे तो जो उसके एमिसिव पावर में फर्क पड़ेगा वही उसके नेट, मतलब एमिसिव पावर का मतलब क्या होगा कि 1 मीटर स्क्वायर से जो एनर्जी निकल रही है तो जो उसमें फर्क पड़ेगा वही टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड पे भी वही फर्क पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप एरिया बस से तो और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एमिसिव पावर वाला यूज कर लिया था। तो थोड़ा सा जैसे एक ही ऑब्जेक्ट का आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो उसमें एमिसिव पावर वाला आप लगाएंगे, क्योंकि जो एमिसिव पावर पे फर्क पड़ेगा वही पावर पे। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे पावर वाला फॉर्मूला लगाते तो आप क्या करते, बस एरिया से मल्टीप्लाई करते, है ना, एमिसिविटी सिग्मा टी के पावर 4। अब ब्लैक बॉडी है, बोला नहीं, हाँ ब्लैक बॉडी बोल दिया, तो एमिसिविटी 1 हो जाएगी तो पावर हो जाएगा ए सिग्मा टी के पावर 4। तो अब बस आप एक और मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पे भी जैसे आप, ये तो टेम्परेचर, अच्छा ये नहीं, एक सेकंड में दिखाता हूं आपको सवाल, जो इसे एक टेम्परेचर, तो यहाँ पे एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी एरिया का टर्म आएगा नीचे भी एरिया का टर्म आएगा, अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका सरफेस एरिया तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे भी ए वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब ये वाला जो सवाल था इसमें मैं देख लेता हूँ क्या पूछा है, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द परफेक्ट ब्लैक बॉडी रेडिएट्स एट द रेट ऑफ 5.67 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें देखिए एमिसिव पावर ही दी हुई है, कैसे पता चला हमें, यूनिट से, तो एमिसिव पावर दी हुई थी इसलिए एमिसिव पावर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हर थोड़ा सा सवाल में आपको देख के पता चलना चाहिए क्या पूछ रहा है, उसके हिसाब से आप अप्रोच करिए। और बच्चों आपको जैसे ये बहुत बढ़िया डाउट था, अगर आपके दिमाग में कुछ भी ऐसा आता है ना प्लीज पूछिए, तभी आप सीख पाएंगे। अगला सवाल देखिए, अब इसमें एमिशन रेट बोल दिया है, इफ द एमिशन रेट ऑफ अ ब्लैक बॉडी एट 0 डिग्री सेल्सियस इज R, देन द रेट ऑफ एमिशन एट 273 डिग्री सेल्सियस कितना होगा। अब बच्चों एमिशन रेट पूछा है तो जिसके भी दिमाग में क्लिक हो जाए मुझे बता दीजिएगा कि एमिशन रेट पूछा है तो हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, एमिसिव पावर का लगाएंगे या मतलब एमिसिव पावर का लगाएंगे या केवल पावर का लगाएंगे। रेट ऑफ एमिशन पूछा है, if the emission rate of a black body at 0 degree Celsius is R, then the rate of emission at कौन सा, पावर का। देखिए पावर का बच्चों, हालांकि अगर आप इसमें भी ई वाला लगा देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, ये वाला लगा देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि एरिया का फर्क नहीं पड़ा है ना, एक ही ऑब्जेक्ट है उसी का टेम्परेचर बढ़ा घटा रहे हैं तो एरिया का फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर दोनों से आ जाएगा। पर आइडियली एमिशन रेट का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड,
तो वो आप पावर का आपको लगाना चाहिए, पर आंसर दोनों से आ जाएगा, आप दोनों में से कोई भी एक लगा लीजिए। बताइए आंसर। सर 16R। ओके, और लोगों का भी बच्चों वेट कर रहा हूं मैं आंसर्स का, आना चाहिए भाई। सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, ओके। केल्विन में कन्वर्जन बहुत जरूरी है, प्लीज ध्यान रखिएगा, दोनों डिग्री सेल्सियस में है। डी ऑप्शन। डी, ओके, डी ऑप्शन सर। ठीक ठीक। चलिए, तो बच्चों अगर आप पहले 0 डिग्री सेल्सियस में अगर आप केल्विन को कन्वर्ट करेंगे तो 273 केल्विन आ जाएगा, और जब बाद वाला टेम्परेचर है उसमें आप कन्वर्ट करेंगे टू 273 प्लस 273, तो इसका मतलब 2 इंटू 273, ठीक है, इसको मैं 2T लिख देता हूँ, है ना, बाद वाला टेम्परेचर 2T हो जाएगा, 546। 546 हो जाएगा बिल्कुल। Yes, तो sir. कैलकुलेशन की आसान करने के लिए, क्योंकि 2 इंटू 270 तो 2T लिख देता हूँ। अब आप एमएसवी पावर का लगा दीजिए फॉर्मूला, सिग्मा टी के पावर 4, है ना, एमएसवी पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर, तो पहले एमएसवी पावर मान लेते हैं, यानी रेट दे रखा है तो आप इसको आर मान लीजिए, बाद में हमें पता नहीं है आर डैश मान लेते हैं, और टी पहले था टेम्परेचर, बाद में 2T हो गया है, इस पूरी चीज के पावर 4, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 2 के पावर 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 16R हो जाएगा बाद वाला रेट, ठीक है। अब किसी को भी कंफ्यूजन है कि सर पावर होता है ना, तो पावर बराबर ए सिग्मा टी के पावर 4, है ना, क्योंकि बच्चों जो एमिसिव पावर होता है वो पर यूनिट एरिया होता है, तो एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पावर बन जाएगा, है ना, वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉट बन जाएगा। तो अगर आप एरिया रखेंगे ना बच्चों तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल हो जाएगा एरिया, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने के बाद एरिया तो चेंज नहीं होगा, सरफेस एरिया। 16R इसका आंसर आ जाएगा। और एक सवाल करते हैं, देखिए ये ऐसे ही थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव सवाल है बच्चों, बताइए। सर डी ऑप्शन। ओके, डी आएगा सर। डी आएगा। डी ऑप्शन। अच्छा बच्चों, D सी option, sir. सी के बारे में जी, आपका sir. क्या ख्याल है, सी गलत है, सी मतलब सही है, Yes, गलत है? sir. सर ऑलवेज 1 नहीं होगी। सर ऑलवेज वन। सर एमिसिविटी होती है 1 के बराबर। बहुत बढ़िया, एमिसिविटी होती है 1 के बराबर। एमिसिव पावर देखो, एब्जॉर्प्टिव पावर इंफिनिटी, ये तो ठीक ही है, 0 से 1 के बीच में रहेगी वैल्यू, और ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिविटी, एब्जॉर्प्टिव पावर सब 1 होता है, तो ये डी ऑप्शन होगा सही, एकदम करेक्ट आप लोगों ने बताया है। अच्छा बच्चों, बस इसका जैसे इन्होंने एक बढ़िया लॉजिक दिया कि सर एमिसिविटी 1 होता है, एमिसिव, अच्छा बच्चों एमिसिव पावर 1 नहीं हो सकता ब्लैक बॉडी का, या क्यों नहीं हो सकता 1, अगर मतलब कुछ बोलना चाहे इसमें और कि एमिसिव पावर, हाँ सर 80 एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होती है। बिल्कुल, तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वो बढ़ती जाएगी, तो एमिसिव पावर जो होती है वो E बराबर सिग्मा टी के पावर 4, है ना, ये होती है एमिसिव पावर। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एमिसिव पावर बढ़ेगी, 1 के बराबर होगी ऐसा जरूरी नहीं है, और यूनिट भी होती है एमिसिव पावर में, तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। ये देखिए, सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, एनर्जी रेडिएटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर ऑन आइडियल गैस स्केल। आइडियल गैस स्केल टेम्परेचर मतलब केल्विन स्केल के टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। ये देखिए बच्चों, एक सेकेंड, टेम्परेचर ऑफ स्फीयर, temperature of spherical body is inversely proportional to its radius. Its radius is doubled, then power radiating D from option. it will be, okay,
डी ऑप्शन सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, डी ऑप्शन डी ऑप्शन, ओके। देख लीजिए बच्चों, थोड़ा सा और आप देख लीजिए इस सवाल को, फिर उसके बाद मैं डिस्कशन करता हूं। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, चलिए तो कोई डिस्कशन करना चाहेगा बच्चों, अप्रोच कैसे आप लोगों ने सॉल्व किया, क्या सोचा इसके बारे में? बोला गया टेम्परेचर ऑफ स्फेरिकल बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो हम लोग ऐसा लिख देते हैं कि टेम्परेचर बराबर सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आर। ठीक है। फिर बोला है इफ इट्स रेडियस इज डबल्ड देन द पावर रेडिएटिंग फ्रॉम इट विल बी। बच्चों अगर आप रेडियस को डबल कर देंगे तो क्या लगता है आपको टेम्परेचर कितना हो जाएगा? इफ रेडियस, सेकंड ऑप्शन आएगा, सेकंड ऑप्शन आएगा। ओके, अगर रेडियस को डबल करेंगे बच्चों तो टेम्परेचर आधा हो जाएगा। तो पहले टेम्परेचर अगर T था, रेडियस डबल करने के बाद टेम्परेचर आधा हो जाएगा। ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ स्फेरिकल ब्लैक बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। तो इफ रेडियस इज डबल्ड देन द पावर रेडिएटिंग फ्रॉम इट विल बी। तो अगर आप रेडियस को डबल करेंगे तो टेम्परेचर आधा हो जाएगा। अब पावर रेडिएटेड का फॉर्मूला लिखते हैं। तो पहले मान लेते हैं कि पावर P रेडिएट हो रहा है और स्फेरिकल ब्लैक बॉडी है तो A सिग्मा टेम्परेचर के पावर 4। अब एरिया ऑफ सरफेस एरिया हम लोग लिखते हैं, तो सरफेस एरिया की जगह हम लोग लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब जो पावर रेडिएटेड है वो आर स्क्वायर इंटू टी के पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सर। ओके, तो पावर डिवाइड बाय पी डैश। तो इनिशियल पावर P, जब इनिशियल रेडियस R है और टेम्परेचर T है तो आर स्क्वायर टी के पावर 4 हो जाएगा। बाद में क्या हुआ, टेम्परेचर T/2 हो गया, तो यहाँ पे टेम्परेचर रख देंगे T/2 के पावर 4 और रेडियस हो गई है डबल। रेडियस इज डबल्ड, तो रेडियस अगर डबल हो गई तो यहाँ पे 2r का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए P डिवाइडेड बाई P डैश बराबर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बच्चों ये, और ये बनेगा 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4। यहाँ से देखिए टेम्परेचर T के पावर 4 और T के पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 के पावर 4 ऊपर चला जाएगा, 2 के पावर 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 16 डिवाइडेड बाई 4 यानी 4। तो P डैश की वैल्यू आ जाएगी P/4, यानी पहले जो पावर रेडिएट हो रहा था उसका 1/4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए बच्चों, और कुछ भी लग रहा है आपको कि कैसे क्या है तो आप पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। चलिए बच्चों अगला सवाल लगाओ बच्चों, अगला सवाल सेम इस पे। यस सर। ठीक है, चेंज कर रहा हूं बच्चों स्लाइड, है ना, देख लीजिएगा। एक देखिए बच्चों, सिंपल थ्योरेटिकल सवाल है, बताइए ब्लू रेड ब्लैक व्हाइट आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, when they are heated together and allowed to cool under identical condition which cube will cool at earliest। इनमें से कौन सा क्यूब सबसे तेज ठंडा होगा? ब्लू रेड ब्लैक व्हाइट, विच ब्लैक। रीजन सही है, ब्लैक इज द राइट आंसर। कारण क्या है? सर ये सारी रेडिएशन ले लेगा ना और एमिट भी करेगा। हाँ, गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स, है ना, किरचॉफ्स लॉ, गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स। तो ये रेडिएट भी अच्छे से करेगा, एब्जॉर्ब भी अच्छे से करेगा, तो ब्लैक विल कूल एट अर्लीस्ट। एक और सवाल करते हैं बच्चों सेम कॉन्सेप्ट पे, देखिए जरा।
थोड़ा सा यूनिट का ध्यान रखिएगा और बताइए आंसर। स्टीफेंस कांस्टेंट की वैल्यू 5.67 10 की पावर -8। कैलकुलेशन हो सकता है बच्चों थोड़ा सा ज्यादा हो, आप लोग करते रहिए, फिर मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, लास्ट में मैच करेंगे आंसर। कुछ आपका बीच में आ जाए कैलकुलेट करते हुए तो आप बता देना। Sir, C option. सी ऑप्शन, ओके। Sir, B option. कितना आ रहा है बच्चों आप लोग का? Sir, A option. हाँ, ए, मुझे ए लग रहा है। एक सेकंड। बच्चों मेरा आ रहा है 1.7 इंटू 10⁻³ ए ऑप्शन आ रहा है। अब आप लोग Yes, बताइए sir, कि यही आ रहा है. हाँ बच्चों आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा फिर से एक बार, जहां पे भी किसी का भी गड़बड़ है प्लीज पूछ लीजिए। पावर इन्होंने पूछा कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर मिनट, ठीक है, तो आपको इसका मतलब पहले अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड निकालना है, यानी पावर की वैल्यू निकालनी है। तो पावर का वैल्यू होता है ए सिग्मा टी के पावर 4, किसके लिए? ब्लैक बॉडी के लिए। तो ए की वैल्यू रख दी, सिग्मा की वैल्यू रख दी, और टेम्परेचर 1000 केल्विन है, उसके पावर 4। सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा 5 इंटू 5.67। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड है, वॉट है ना, पावर। अब एक मिनट में निकालना है, तो एक सेकंड के लिए हमारे पास इतनी वैल्यू, तो एक मिनट में निकालने के लिए इंटू 60 करेंगे पर मिनट निकालने के लिए, क्योंकि एक सेकंड में इतनी एनर्जी, तो 60 सेकंड्स में कितना, तो इंटू 60 करेंगे। इंटू 60 करेंगे तो आप सब मल्टीप्लाई करके 1701 1.7 इंटू 10 के पावर 3 जूल आ जाएगा। बच्चों आया था किसी का आंसर फर्स्ट ऑप्शन? Yes, sir. ठीक बच्चों, देखिए बाकी पूछ लीजिए यार, है ना, आप लोग काफी हम लोगों ने करे हैं। कुछ सवाल और छोड़ जाऊंगा आपके प्रैक्टिस के लिए भी, जो मुझे लग रहे हैं कि यहाँ पे करने चाहिए, वो कर देता हूँ। एक और सवाल देखिए। सर, एक बार स्लाइड बैक करना. श्योर श्योर। बच्चों कोई भी आपके दिमाग में थॉट है और कुछ चीज आपको क्लियर नहीं हो रही है, आप पूछना चाहते हैं, पूछिए। हाँ बोलिए। सर, ये 60 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि जो आप ये वाली वैल्यू निकाल रहे थे ना, ये वॉट में आएगी, ये पावर वॉट है, मतलब इतनी जूल पर सेकंड एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। क्योंकि हर चीज आपने एसआई यूनिट में रखा है, ये मीटर स्क्वायर में रखा है ना, ये भी एसआई यूनिट में है,
और टेम्परेचर भी आपने कन्वर्ट कर लिया एसआई यूनिट में, केल्विन में रखा है, तो हर चीज एसआई यूनिट में रखा है, तो आपका आंसर भी एसआई यूनिट में आएगा, वॉट में आ रहा है। अब ये वॉट जूल पर सेकंड है, मतलब इतनी एनर्जी 1 सेकंड में रेडिएट हो रही है। हमें 1 सेकंड में नहीं चाहिए, हमें बताना है 1 मिनट में कितनी एनर्जी रेडिएट हो रही है, इसलिए 66 कि 1 सेकंड में इतनी एनर्जी, तो 60 सेकंड्स में कितनी एनर्जी, इसलिए जो भी यहाँ पे एनर्जी रेडिएट हो रही है उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके सर। एक और सवाल देखिए बच्चों, इस बार सारे सही बताइएगा यार, बहुत कर लिया हम लोगों ने इस टाइप की प्रैक्टिस। ब्लैक बॉडी टेम्परेचर T radiates energy at the rate of E watt per meter square. If its temperature is decreased by T by 2, the energy radiated will be. सर सी ऑप्शन। सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन है ना बच्चों, एकदम ये तो हम लोग सी अभी ऑप्शन सर। बिल्कुल। एनर्जी रेट मतलब एमएससी पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर, तो E बाई E डैश बराबर T डिवाइड बाई T बाई 2 होल पावर 4, ठीक है। T से T कैंसिल हो जाएगा, E डिवाइडेड बाई E डैश बराबर 16 ऊपर आ जाएगा, तो E डैश की वैल्यू आ जाएगी E डिवाइडेड बाई 16, ठीक है, तो 1/16 हो जाएगी। सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। नोट कर लीजिए बच्चों, किसी का रह गया हो तो दो ही तरह के आपको सवाल मिलेंगे। अच्छा, एक कैटेगरी के सवाल जिसमें मैंने आपको नहीं कराया बच्चों, जनरल ऑब्जेक्ट। तो जनरल ऑब्जेक्ट में एक और चीज आपको, जैसे जितने भी सवाल करें सब ब्लैक बॉडी के थे, अगर जनरल ऑब्जेक्ट देगा तो उसमें आपको एमिसिविटी की भी वैल्यू देगी कि एक जनरल ऑब्जेक्ट है उसकी एमिसिविटी 0.4 है, ठीक है, बस उसमें थोड़ा सा जनरल ऑब्जेक्ट में एमिसिविटी और इंक्लूड हो जाएगा। इसमें एमिसिविटी 1 होता है तो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। एक और सवाल करिए। ओके, बी ऑप्शन सर। सर बी ऑप्शन। अच्छा, बी बोला लास्ट आपने, या सेकंड मतलब लास्ट वाला ऑप्शन या सेकंड वाला? बी ऑप्शन मतलब सेकंड या फोर्थ? सेकंड सर। सेकंड, ओके। बाकी बच्चों और भी बताइए भाई, करिए सॉल्व इसको। दो ऑप्शन बच्चों एक है, अगर आपका इनमें से कुछ और भी आ रहा हो तो भी बता सकते हैं। सी आर बी सीन आ रहा है। ओके, 6 to 5 6 to 5 ओके। बच्चों बाकी लोग भी बताइए भाई, 2 ही 4 लोगों के आंसर आ रहे हैं, पता नहीं समझ में आ भी रहा है कि क्या चल रहा है। बी ऑप्शन सर। ओके सर। कौन सा आ रहा है ऑप्शन? बी सर। बी। बी सर बी। ठीक, बी ऑप्शन। ठीक है। तो जो सवाल में बोला गया, सपोज द सन एक्सपेंड सो दैट इट्स रेडियस बिकम्स 100 टाइम्स इट्स प्रेजेंट रेडियस, ठीक है, तो जो रेडियस है पहले r थी, वो एक्सपेंशन के बाद 100 r हो जाएगा, ठीक है, एंड इट्स सरफेस टेम्परेचर बिकम्स हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू, और सरफेस टेम्परेचर जो है वो प्रेजेंट टेम्परेचर से गिर के हाफ हो जाता है। द टोटल एनर्जी एमिटेड बाई इट देन विल इंक्रीज बाई अ फैक्टर ऑफ, तो आपसे पूछा किस फैक्टर से एमिटेड एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, तो
करते हैं बच्चों सॉल्व। तो पावर इसमें यूज करना पड़ेगा। क्यों सर, पावर कैसे आपको क्लिक हो गया कि पावर यूज करना है? देखिए बच्चों, रेडियस का भी फर्क पड़ा है और टोटल एनर्जी की बात कर रहा है। रेडिएटेड एनर्जी, रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड की बात नहीं कर रहा है। तो पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे और सन को एज अ ब्लैक बॉडी ट्रीट करते हैं, तो ए सिग्मा टेम्परेचर के पावर 4। अब ए की वैल्यू आप रख दीजिए 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा टेम्परेचर के पावर 4। तो 4 पाई कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, तो फिर से पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर टी के पावर 4। तो पहले रेडिएटेड पावर को P मान लेते हैं जब रेडियस R है और टेम्परेचर T है, ठीक है। बाद में पावर को मान लेते हैं P डैश जब रेडियस बढ़ के 100 R हो गया है और टेम्परेचर घट के T/2 हो गया है, ठीक है। तो जो कॉमन टर्म्स हैं कैंसिल कर दीजिए। P डिवाइडेड बाई P डैश बराबर 1/100 स्क्वायर, तो 100 इंटू 100 करते हैं और ऊपर चला जाएगा बच्चों 2 के पावर 4 यानी 16, ठीक है। 16। तो 4 से बच्चों अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ 4 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 25, ये भी कैंसिल करेंगे तो 25। तो P डैश की वैल्यू आ जाएगी 625 टाइम्स P, यानी पहले जो पावर है Yes, sir. उसके 625 टाइम्स पावर बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी आएगा बच्चों इसका आंसर, ठीक है। चलिए, मैं हाथ उठाइएगा बच्चों, थोड़ा सा मुझे पता चले कि जो पढ़े हैं हमको समझ में आया भी है कि नहीं। मुरादाबाद 09 कितने बच्चों का आ गया था इसका आंसर? बी ऑप्शन, हाथ उठाइए जरा, धन्यवाद। मथुरा 203 कितने बच्चों का आ गया था आंसर? हाथ उठाइए। ओके। अयोध्या 103 कितने बच्चों ने निकाल लिया था आंसर? ठीक। नरनौल 03 नरनौल, ओके। आगरा पाठशाला कितने बच्चों का आ गया था इसका आंसर? आगरा पाठशाला। हल्द्वानी 03 कितने बच्चों ने निकाल लिया था? हल्द्वानी, गुड। सिरसा कितने बच्चों ने निकाल लिया था? सिरसा पाठशाला, ठीक है। मुरादाबाद 11 आया था क्या बच्चों आंसर? मुरादाबाद 11, अरे वाह। सोनीपत 01, सोनीपत 01, गुड। हल्द्वानी 04 आया था क्या बच्चों? हल्द्वानी 04 आंसर इसका। उरई पाठशाला आया था बच्चों आंसर। रायबरेली 205 आया था क्या आंसर? हाथ उठाइए, ओके। अलीगढ़ पाठशाला कितने बच्चों का आ गया था? अलीगढ़ दोनों, हाथ उठाइए, गुड, ठीक। बच्चों देखिए, आप लोग को अगर कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम है आप बेझिझक पूछिए, ठीक है। हिचकिचाना नहीं है, कोई बात नहीं। ज्यादा क्या होगा, ऐसा कोई सवाल पूछेंगे जो मैं पहले बता चुका हूँ, कोई बात नहीं। थोड़ा बिल्कुल बेसिक ही पूछ लेंगे, थोड़ा डांट भी पड़ जाएगी, वैसे मैं कोशिश करता हूँ कभी कुछ नहीं। तो आप पूछिए, बेझिझक पूछिए, कोई भी शंका लेके सवाल में मत जाइए। अच्छा, इसमें जो मैंने आपको पढ़ाया उससे रिलेटेड कुछ सवाल मैं प्रैक्टिस के लिए आपको छोड़ के जाऊंगा जो आज के नोट्स होंगे। तो अगर आप फील कर रहे हैं कि उतना कॉन्फिडेंट नहीं है तो जरूर कर लीजिएगा। अगर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं तो भी कर लीजिएगा, है ना। प्रैक्टिस के सवाल हैं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं इस स्टीफेंस लॉ से। कल हमारा इस चैप्टर का लास्ट सेशन होगा। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो अगर आपने पहले कहीं देख रखा है तो उसको एक बार ओवरव्यू करके आइएगा। चलिए, धन्यवाद बच्चों आज के लिए। और हाँ, आप लोग को डीपीपी डिस्कशन करना है ना बच्चों? आप लोग टेस्ट है संडे को, राइट? यस सर। तो आप डीपीपी चाहते हैं डिस्कशन करना, तो मुझे बताइए कौन सा डीपीपी आप करना चाहते हैं, बताइए। हाइड्रो का मैंने हाइड्रोस्टैटिक्स करा दिया था, हाइड्रोडायनेमिक्स शायद बाकी है, या थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की करना चाहते हैं? बताइए, जो भी आप डीपीपी करना चाहते हैं, ठीक है। आप हाइड्रोस्टैटिक्स भी नहीं हुआ? हाइड्रोस्टैटिक्स भी नहीं हुआ है अभी, नहीं ठीक। चलिए, एक काम करते हैं बच्चों, मुझे जितना आ रहा है कि हाइड्रोस्टैटिक्स मैंने करा दिया था, तो एक काम करेंगे, पहले हाइड्रोडायनेमिक्स ही करेंगे डीपीपी डिस्कशन, ठीक है। हाइड्रोडायनेमिक्स शायद डीपीपी नंबर 4 से हाइड्रोडायनेमिक्स की डीपीपी है, तो वो कर लीजिएगा। हाँ, आपने हाइड्रोस्टैटिक्स की बोली थी, बट फिर सर, उस दिन मुझे थर्मोडायनेमिक्स ही करने कर नहीं आया, तो लेते। उसके बाद हुई नहीं थी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। तो हाइड्रोस्टैटिक्स और डायनेमिक्स दोनों करके आना बच्चों कल। प्लीज सारे लोग अटेम्प्ट करके आइएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों जो भी आप लोग के डाउट्स है पूछ लीजिएगा। और जब अटेम्प्ट करिएगा बच्चों, जैसे एक बार अटेम्प्ट किया सवाल हल नहीं हुआ तो उसमें आपको ऐसा नहीं है, आप उसको सर्च करिए, देखिए, उसका सॉल्यूशन समझ में आ जाता है, बहुत बढ़िया है। आपके सॉल्यूशन क्यों गलत है, अगर आप वो डिस्कशन करना चाहते हैं तो करिए। तो सवाल पूछिएगा, उसके बाद ये बताइए सर मैंने ये अटेम्प्ट किया, मेरी ये गलती है, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। कल हाइड्रो के डीपीज होंगे। चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, कल चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, बाय। बाय बाय सर। बाय बेटा, बाय।